हेलो गाइस, वेलकम टू इजीली। तो कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका मार्क्स मेंटर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 टू 23 फॉर मैथमेटिक्स बेसिक्स। तो आइए देखते हैं। तो पहले हमें गिवन है इंस्ट्रक्शंस में हमें गिवन है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। 5 सेक्शन में ये बटा हुआ है। सेक्शन ए में हम लोग को मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच के 20 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं एंड सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो सेक्शन ए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन ए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, a एंड b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ pq इज, एलसीएम निकालना है हमें pq का। तो आप जानते हैं p कितना गिवन है हमें, ab स्क्वायर, q कितना गिवन है हमें, a क्यूब b। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ निकालना पड़ेगा हमको p एंड q निकालना है हमें। ठीक है, तो यहां देखिए a का मैक्सिमम पावर कितना है इन दोनों में, a का क्यूब, ठीक है, और b का मैक्सिमम पावर क्या है, b का स्क्वायर। ओके, तो a क्यूब b स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। a क्यूब b स्क्वायर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट नंबर या आपसे पूछ रहा हो कि पॉसिबल कितना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो ऐसे मामलों में एचसीएफ निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होगा? 52 और 93 का 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2, 26, 2, 13। तो ये कितना हो गया? 52 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, अब आगे आते हैं 91 का, निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर्स। तो 91 का प्राइम फैक्टर्स कैसे आएंगे? ओके, तो 7 13 जा 91, ये आ गए 7 इंटू 13 आ गए 91 के प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पर देखिए, यहां पर हाई कॉमन फैक्टर कौन सा है? 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13 ही है कॉमन फैक्टर, तो 13 विल बी द आंसर। तो 13 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 13 इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, इफ द 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2। ठीक है, तो हमें बताना है k की वैल्यू। तो 0 पर पुट करना है, तो मेनली क्या कीजिए, सेटिस्फाई कर दीजिए। तो 2 पर पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो यहां पर 2 पुट कीजिए x की जगह पर। 0 किसको बोला जा रहा है? 2 को, तो 2 पुट कर लेंगे x में ताकि आंसर आ जाए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया? 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k कितना आ गया? 0 माइनस 10 माइनस 10। ठीक है, तो -10 कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन, बॉम्बे, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। तो हमें बताना है, जो ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, 2 इक्वेशंस, इसके मदद से बताइए कि ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट है या पैरेलल हैं, क्या है। तो कैसे हम ये जानते थे? एक फॉर्मूला होता था ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते थे, कोफिशिएंट्स का रेशियो, उसे पता कर लेते थे। तो यहां पे निकाल लीजिए, a1/a2 कितना आएगा? 6/2। समझ गए ना? नहीं समझ में आया तो देखते रहिए। 6/2 और b1/b2 कितना आएगा भाई? -3/-1। बहुत बढ़िया। और c1/c2 अरे सर चिल्ला क्यों रहे हो, बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, 10/9। ठीक है, तो 6/2 3, -3/-1 3 और 10/9 अलग, डिफरेंट है। ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है। तो a1/a2 जो हमारा है
इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। हमारा A1 बाई A2 जो है वो नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू B1 बाई B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये कब होते हैं बताइए, कब होता है ऐसा चीज? कब होता है? जब वो पैरेलल लाइंस होते हैं। तो पैरेलल लाइंस विल बी आंसर, बी विल बी द आंसर, बी से बॉम्बे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन हमें बताना है। तो ये बताइए कि रियल एंड इक्वल रूट्स फिर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर होगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही होता है b स्क्वायर माइनस 4c। याद तो आपने किया होगा, अब भूल गए तो यहां देख लीजिए क्या कीजिएगा, फिर से याद कर लेना बाद में, अभी देख लो आप। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फुट करो, तो b कितना है, b कितना है 4, भाई दिख नहीं रहा b 4 तो 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a कितना है, कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू c कितना है हमें, k गिवन है। ठीक, तो 16 अगर उधर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू 16 आ गया। तो k कितना आ गया भाई जी, 4 आ गया, 16/4 4 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा है, c से कैलकाटा आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है विथ वर्टिसेस 0,4 0,0 एंड 3,0। नजरें यहां वहां नहीं, इधर उधर नहीं देखना, इधर देखिए। तो हमारा ये है, ये इस पे पॉइंट 3,0, ये पॉइंट 0,4। क्यों? क्योंकि 0,4 एक्स एक्सिस 0 है इसका कोऑर्डिनेट, तो ये कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। ये कहां है 3,0 कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और 0,0 तो हमारा हम जानते ही हैं, बहुत इनसे वाकिफ हैं, 0,0 ऑरिजिन होता है। ठीक है, 0,0 इज द ऑरिजिन। ठीक है, तो अब देखिए इनका बोल रहे पेरीमीटर निकालना ट्रायंगल का। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स का सम निकालने के लिए पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये ट्रायंगल, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तीनों का हमने नाम दे दिया ABC, औरंगाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता। ठीक है, तो ABC आ गया, इसका लेंथ कितना है 0 से 4 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, पता है यहां से 4 यूनिट्स होंगे ऊपर, इधर से कितना हो जाएंगे 3 यूनिट्स, इसका लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट्स, इसका भी पता लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपल है 3 0 से 0 से 3 यूनिट्स। अब हमें ये पता लगाना है, इतना तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री होता है, ऑरिजिन के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री है ये, तो पाइथागोरस से इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो पाइथागोरस से कितना आएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर हमारा आया 5। इसका लेंथ कितना आ गया भाई 5 पंजा। ठीक है, तो 5 आ गया, इसका लेंथ 3 आ गया, इसका लेंथ 4, लेंथ इसका। तो तीनों का पेरीमीटर, हम अगर पेरीमीटर निकाला ट्रायंगल तो क्या करते हैं, साइड्स का सम करते हैं। ठीक, तो 4 + 3 + 5 कितना आएगा 7 5 12, तो बी हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ द ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, ABC एंड DEF हमें गिवन है, AB by DE इज इक्वल टू BC by FD गिवन है हमें। ठीक है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो ये सिमिलर कब होंगे ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो पहली बात हम क्या करते हैं ना कि ABC और DEF को ऐसा लिख लेते हैं कि हमको पता चल जाए आसानी से कि सिमिलरिटी कैसे प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ABC मान लीजिए ये है, अब AB by DE इज इक्वल टू BC by FD बोल रहा है। ठीक है, तो AB by BC DE by FD, तो ऐसा बना लेते हैं कुछ ग्राफ। आपको ग्राफ देखिए, अगर हम लोग ऐसा बना ले DEF, तो ये देखिए AB by DE, ठीक है, और BC by FD। ठीक है, ठीक समझ आ रहा है ना। तो ऐसा करेंगे तभी सिमिलर ग्राफ बनेगा, मतलब कि मैंने सेम सिमिलर ट्रायंगल्स के पोजीशन ले लिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल D आ रहा है, तभी है ना सिमिलर होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B होने पर यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एक ऑप्शन है, तो हमारा C सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, in which ratio the y-axis divides the line segment joining point 5, -6 and -1, -4।
ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में वाई एक्सिस डिवाइड करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5, -6 ले लेते हैं एक पॉइंट, मान लीजिए ए है। ठीक है ना, मान सकते हैं ना ए, अरे मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट, -1, -4। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस अगर कोई पॉइंट है तो x 0 है। ठीक, तो ये पॉइंट है मान लीजिए P जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब मान लीजिए ये k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है, k/1 में मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये AB लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो A पॉइंट है 5, B पॉइंट है -1, -4। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो P का पॉइंट कौन सा आ जाएगा, mx2 + nx1, mx2 - k + 1 × 5 अपॉन k + 1 m + n। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था सब सेक्शन फॉर्मूला में m/n को अगर डिवाइड करेगा तो क्या होता था, mx2 + nx1 अपॉन बाई m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, ये होता था फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए कॉमा my2 -4k + ny1 -6 बाई m + n। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां पे बोल रहा है ये कि ये लाइन से जो था रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब x 0 था वो पॉइंट, तो P पे इसको x 0 पुट कर दो, k कितना आ जाएगा -k + 5 अपॉन k + 1, ये आ जाएगा 0 अगर आ जाएगा तो ये तो 0, तो k = कितना आ जाएगा 5, यहां से k = कितना आ रहा है 5, तो हमारा किस रेशियो में डिवाइड होगा 5:1, 5:1 इज द आंसर, क्योंकि k/1 माने थे हम, तो 5 k आया 5, तो 5:1 इज द आंसर। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो गया, बॉम्बे आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन में गिवन हम लोग को इन द फिगर इफ PA एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर हो सच दैट APB = 50 डिग्री, देन एंगल OAB = क्या होगा भाई, अरे कभी आप खुद भी बनाओ यार, क्या होगा वैसे बता देते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है OAB, मतलब ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल OAB। ठीक है, तो ये देखिए ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है ना OAPB, हाँ भाई बन रहा है यार, ये तो नहीं देखे थे, अच्छा देख लो, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, कैसे बोल दिया आपने, अरे मेरे भाई टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, रेडियस है ये, तो टेंजेंट पे कोई रेडियस अगर ज्वाइन करोगे, परपेंडिकुलर अगर लेंथ होता है उसका परपेंडिकुलर ही नहीं होता है भाई, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया ना, हो गया, चलो ठीक है। तो ये देखिए 50 + 90 + 90 प्लस इसको मान लेते हैं कुछ एंगल x, इन चारों का सम कितना होगा भाई 360 डिग्री। तो 50 + 90 कितना होता है आपको, होता है 50 + 90 + 90 कितना हो जाएगा आपको 230 प्लस x = कितना आएगा 360 डिग्री। तो 230 + x = 360, तो x कितना आ जाएगा हमारा 360 - 230, तो आंसर कितना आएगा, x का वैल्यू 130। ठीक है, 130 हमारा आ गया। अब ये ट्रायंगल देखिए OAB, इस ट्रायंगल में बात करेंगे हम लोग, बाकी दुनिया भूल जाइए, OAB में आइए। तो OAB में देखिए एंगल x प्लस एंगल ये जो हम लोग को गिवन है और ये वाला, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये x तो हमको मालूम है 130, और इतना भी पता है कि ये दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं नहीं होते हैं, अरे होते हैं भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर इसका 180 डिग्री है तो x जो कि हमारा 130 आया, प्लस इसको भी मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, इसको भी y मान लेता हूँ, 2y इज कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा इससे, 180 से उधर गया तो 50, 2y = 50, तो y = 25 डिग्री, 25 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, हाँ ए में मिल रहा है भाई, औरंगाबाद में 25 डिग्री मिल जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आ गया 25 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये तो बहुत सिंपल है यार, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, आपको सैंपल बेसिक में दे दिया है। साइन ए = 1/2 है, तो इससे सिंपल है, P/H होता है साइन ए,
साइन ए कितना होता है भाई, p/h होता है ना। ट्रिगो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ना तो आज ये वाला लेक्चर तो देख लीजिए, उसके बाद जाकर तुरंत पढ़ना, ठीक है। तो साइन ए कितना हो जाएगा, p/h होता है, तो ये कितना, p कितना है 1 और h कितना है 2, तो पाइथागोरस से b निकल जाएगा, कितना आएगा b का वैल्यू आएगा √3, b का वैल्यू कितना आ गया √3 भाई। तो सेक ए निकालना है हमको, सेक ए का वैल्यू कितना होता है भाई, सेक ए का वैल्यू कितना होता है बताइए, h/b, कॉस ए का उल्टा होता है तो h/b होता है, h/b। तो h कितना है h है हमारा 2 और b कितना है, b देखिए भाई यहाँ पर √3 है जो हमने निकाला पाइथागोरस से, तो 2/√3 से क्या आया, तो कौन सा आंसर आया, ए ऑप्शन। औरंगाबाद फिर से औरंगाबाद चमका हुआ है, ठीक है। आगे निकालते हैं अगला क्वेश्चन। अगर देखा जाए 11th क्वेश्चन हम लोग गिवन है √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। बड़ा टफ क्वेश्चन है, अरे बड़ा टफ क्वेश्चन है, अरे अबे नहीं है टफ, देखो आसान है। तो √3 देखो, √3 को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, ठीक है। cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए कितना होता है भाई, कितना होता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी 1 2 3, अरे बड़ी जल्दी आप बोलते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, हमने पढ़ा है, अरे कब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम ट्रिग्नोमेट्री का किताब खोले हैं जब से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये 1 हो गया, √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी से बोले तो क्या हो जाएगा, कोचिन, अच्छा सॉरी कोचिन कलकत्ता, ठीक है, सी आंसर, सी √3 आंसर, मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4, मल्टीप्लाई होते 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 cos 90 तक जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग देखकर इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे कि cos 1 निकाला, cos 1 है तो cos 89 क्या होगा भाई, फिर cos 2 है तो cos 88 के साथ करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो cos 90 कितना है भाई, cos 90 0 होता है। किसने पढ़ाया था, हमने पढ़ा था। cos 90 कितना होता है 0, तो 0 में कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ऐड मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 1 करोड़, 0 इंटू $1 मिलियन, तो 0 ही ना आएगा, आंसर कितना आएगा 0। तो बी हमारा आंसर आया, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना, बढ़िया है ना, अच्छा है ना, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, गौर से देखिए इसको क्वेश्चन को। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या निकलेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है भाई 2πr, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है होता है 4 इंटू साइड। तो मान लेते हैं स्क्वायर का साइड मान लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं ए, कितना मान लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर ए मान लेंगे। वैसे ही हम लोग रेडियस कितना मान लेते हैं सर्कल का, आर मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, मान लो यार, मान लो भाई, मैं तो कहता हूं मान लो, ठीक है। तो अब साइड ऑफ स्क्वायर हमने मान लिया, लेट कर लेते हैं, लेट लिख लेते हैं, लेट। आपको तरीके से, या तो एमसीक्यू है, पर अगर आया आपको इलस्ट्रेशन टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको अच्छे से उसको लिखना है, सब एक्सप्लेन करना है कि आपने क्यों माना, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू है तो आपको सिर्फ आंसर निकालना है, मैं समझा देता हूँ। तो साइड ऑफ स्क्वायर ए मान लिया, रेडियस सर्कल हमने आर मान लिया। उसमें बोल रहा पेरीमीटर जो है इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr इज इक्वल टू स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू ए, ठीक। तो यहां से देखिए रिलेशन हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं, ठीक है। आर कितना आ जाएगा 4a/2π, तो ये कितना आ जाएगा 2a/π। आर कितना आ गया हमारा 2a/π। अब आर आ गया तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज मांग रहा है, आर को ए के टर्म में हमने ले आए, तो रेशियो ऑफ एरियाज का टर्म कितना होगा, सर्कल बाई इसका एरियाज। तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, ठीक। तो πr स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब देखिए आर को अगर हम लोग ऐसा डालें 2a/π यहां डाल दें तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये πr स्क्वायर अपॉन, अगर आर को हमने डाला मान लीजिए 2a/π तो ए कितना हो जाएगा πr/2, तो ले लेते हैं यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, ठीक है। तो पाई स्क्वायर से एक पाई कट गया, यहाँ पर पाई कट गया भाई, पाई कट गया, देख ली कट, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 4/π, तो 4 इंटू 7/22। पाई का वैल्यू कितना होता है महाराज जी
22/7, तो 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, ये 11 बार में, तो 14:11। हमारा आंसर कहाँ है भाई, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी फॉर बॉलीवुड। अगला क्वेश्चन, इफ द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:3, 4:3 में रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स का रेशियो है, ठीक है, R1/R2 मान लेते हैं, R1 और R2 है दोनों का रेडियस, तो 4/3 हमारा R1/R2 आता है, ठीक है, क्लियर है, अब तक मान लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एरियाज का रेशियो निकालना भाई, सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल। तो एरिया कितना होता है, πr² ऑफ अ सर्कल, एरिया कितना होता है, πr², तो A1/A2 निकाल लो, A1/A2 कितना हो जाएगा, πr1² अपॉन πr2², ठीक, तो इसका कितना है, पाई से पाई कट गया, R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 कितना आया था भाई जी, कितना आया था जी, देखिए खुद से कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर निकालिए, कॉन्फिडेंस आएगा दिल में, दिमाग में भरेगा। तो देखिए R1/R2 कितना, 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16:9, तो 16:9 कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन सी है, दिख रहा है, ये है ना जी, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, सी हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन में है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था ना यार, होता याद है, अरे यार याद है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, ठीक है, तो 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया, यहां याद हो गया ना, बन गया क्वेश्चन। तो टीए से कितना आ गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का, 3πr², आर कितना गिवन है हम लोग को, 7 सेंटीमीटर दे दिया, बड़ा रहम किया है इसने। तो 3π × 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 × 3 कितना होता है, 147 पाई। बोल रहे सर आपको दिया 49 × 3 क्या होता है, अरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, इसको लिख के मल्टीप्लाई कर लो, क्या प्रॉब्लम। तो 147 डी इज द आंसर, इस बार दिल्ली आंसर आया, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इसमें आपको मॉडल क्लास निकालना भाई, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। तो मॉडल क्लास कौन सा होता है, पहले बात ये जानते हैं, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, सिंपल, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है भाई। क्या सर इतना चिल्लाते क्यों, अरे माफ कर दो यार। तो देखो हमारा मॉडल क्लास कौन सा आ गया, 15 to 20, तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है भाई, सिंपल बात है, 20 फ्रीक्वेंसी है, बाकी सबकी कम है इनसे, तो 15 to 20 हमारा क्या आ गया, मॉडल क्लास। तो इसका पूछ रहा अपर लिमिट कौन सा था भाई, यूएल, ये होता है अपर लिमिट 20, 10 + 10, 30 - 10, 20 इज द आंसर। 20 कहाँ है भाई, 10, 15, 20, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसका मीन अगर 2.6 है तो बताइए y की वैल्यू। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा लेवल ऊपर गया है, ठीक, पर आसान क्वेश्चन है, ओवरऑल बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वेरिएबल x है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें इतनी गिवन है, तो x का f का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो x कितना है, 1 2 3 4 5, ग्राफ बना लो जल्दी दौड़ के, जल्दी बनाए। तो 4 5 y 1 2, ये हमारा आ गया, 1 के सामने 4 है, 2 के सामने 5 है, 3 के सामने y है, 4 के सामने 1 है, 5 के सामने 2 है, ये हमने ग्राफ बना लिया भाई। अब हम निश्चिंत है बहुत, ठीक है। अब fi निकाल लीजिए इसका, fi तो कितना, 1 × 4 4, 2 × 5 10, 3 × y 3y, 4 × 1 4, 5 × 2 10, ठीक है, ओके गुड, ठीक। तो अब हमें मीन पता करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला कितना होता है भाई, सिंपल है यार, मीन का फॉर्मूला होता है E ऑफ fi अपॉन E ऑफ fi, ठीक है। तो इसका सब निकालो, कितना आएगा समझिए, 4 + 10 + 3y + 40, 14 + 14 28, 28 + 3y, जोड़ लीजिए, 28 + 3y आएगा, 28 + 3y हमारा ऊपर आ गया, नीचे में कितना आया, 4 5 9, 9 और 3 12 + y, 12 + y हम लोग ये लिख लिए। इसको किसके बराबर दिखाना है, 2.6 के, क्यों, क्योंकि मीन हम लोग का गिवन था 2.6, हम लोग को पहले ही गिवन था, हमें y निकालना था यार। तो सिंपल हमने पुट कर लिया, ये क्वेश्चन आ गया, इससे हमारा मीन का वैल्यू आ जाएगा। 17 का आंसर जो है हम लोग को आ रहा है b, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, b आएगा आपको 8, y = 8 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आते हैं,
अगला क्वेश्चन है अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। पत्ते खेले हैं? मत खेलना, बता देता हूं मैं, खेलना मत। देखो पत्ते जो हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 26 जो होता है ना रेड होता है, डायमंड और हार्ट्स, और 26 ब्लैक होता है, स्पेड और क्लब, ठीक है। तो 26 रेड है, 26 ब्लैक है। तो एक में अगर देखा जाए 13 के पेयर्स हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या होता है ना कि 3 फेस कार्ड होते हैं हर 13 में, जैक, किंग, क्वीन, ठीक है। 3 फेस कार्ड होते हैं, हर में 3 होंगे फेस कार्ड। तो देखिए रेड में कितने होंगे? 6, ब्लैक में कितने होंगे? 6, ठीक। तो रेड में कितने हुए? 6। हमें पूछ रहा था रेड फेस कार्ड, तो 6 रेड फेस कार्ड होते हैं टोटल 52 में से। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 6/52, 3/26 इज द आंसर। इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दीजिए, काट दीजिए 2 से, तो 3 आ जाएगा, इधर 26 आ जाएगा। 3/26 हमारा आंसर आ चुका है। गुरुजी आगे आते हैं, 19वां क्वेश्चन। अब हमारा ये क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में लोग थोड़ा घबराते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बेसिक से चलना होता है। बेसिक से चलिए, एकदम क्लियर रहिए, वो खुद ब खुद आंसर पता चल जाए। यहाँ पे क्या है? यहाँ बोल रहा है HCF ऑफ 510 एंड 92:2। तो HCF निकालना पड़ेगा 510 और 92 का। तो 510 का ऐसा कीजिए ना कि आप प्राइम फैक्टर से निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर से निकाल लीजिए। तो 510 और 92 का जब आप निकालिएगा प्राइम फैक्टर्स, तो ऐसे आएंगे। इसको 2 से कीजिए, ये कितना आएगा? 255। इसको कीजिए 3 से, ये कितना आएगा? 85, ठीक है। फिर इसको कीजिए, फिर कितना होता है? 5 से कीजिएगा तो 17 बार आएगा, ठीक। तो 510 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया? 2 × 3 × 5 × 17, ठीक। अब 92 का भी निकाल लीजिए भाई, क्या है शर्म, निकाल लीजिए। 2 × 46 एंड 2 × 23। तो HCF देखिए क्या आना चाहिए? 92 का प्राइम फैक्टर 2² × 23 और 510 का प्राइम फैक्टर है 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है। मैक्सिमम कितना है इसका? पावर 2 का 1 है, मतलब कि मैक्सिमम तो 2 है, मिनिमम है 1, 2 का पावर 1। तो HCF क्या हो गया इसका? HCF हो गया इसका 2, ठीक है। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया, सही है। LCM निकालिए इसका। तो LCM अगर निकालिएगा 510 का कितना है? 510 को लिख सकते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 92 को लिख सकते हैं 2² × 23। तो इसके लिए LCM निकालने के लिए क्या कीजिए? LCM निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा दीजिए, वो वाला यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर। इधर क्या लेंगे? 2 का पावर कौन सा उठाएंगे? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 उठाएंगे, 5 का पावर 1 × 17 × 23 × 17 × 23, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 32,460 से अलग आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब LCM नहीं है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया। पहला तो इनकरेक्ट हो गया, और दूसरा HCF ऑफ AB × LCM ऑफ AB A × B होता है। ये तो सही है यार, ये तो हमने पढ़ा भी था। HCF ऑफ A और 2 नंबर्स × LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, सही है, ठीक। तो क्वेश्चन में अगर देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? हाँ, ये वाला मैच कर रहा है, D। असर्शन A इज फॉल्स एंड बट रीजन R इज ट्रू हैं। और जब एक फॉल्स ही हो गया तो फिर तो इसका सवाल ही नहीं उठता है कि कौन सा किसका रीजन है, कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा, नहीं, पहला फॉल्स है। तो ऐसा बाकी में तो किसी में था नहीं असर्शन फॉल्स, तो असर्शन फॉल्स है, D इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी असर्शन रीजन का है। रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, इंटरनली डिवाइडेड बाई x एक्सिस इज 1:2। तो 1:2 में इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन रीजन में लिखा हुआ है कि mx2 + nx1 my2 + ny1 अपॉन m + n, ये होता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है भाई, रीजन R तो करेक्ट है। 1 में देख लेते हैं, रेशियो इन विच डिवाइडेड इंटरनली बाई x एक्सिस। तो x एक्सिस किस में डिवाइड करेगा? तो वही है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए थे ना अभी कुछ देर पहले। तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, और मान लीजिए k:1 से उसको डिवाइड किया जा रहा है। तो m:n कितना आ गया? k:1। तो m आ गया k और n आ गया 1, मान लेते हैं k:1। इसमें पुट कर दीजिए और लास्ट में डिवाइडेड बाई x एक्सिस कीजिएगा। तो x एक्सिस में डिवाइड करने मतलब क्या है? y जो है 0 है इस पॉइंट पे,
उससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी सिंपल सेम। तो अभी निकाल लेते हैं हम लोग कि mx2 तो k इंटू 5k प्लस nx1 1 इंटू 2 तो 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा my2 m इंटू 6 तो k इंटू 6k प्लस ny1 तो -3 बाई k प्लस 1 तो कितना आ जाएगा y एक्सिस पे। ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस इसने बोल दिया है डिवाइड बाई एक्सिस। अगर x एक्सिस पे कोई लाइन है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाता है ना। ये तो हम लोग पता था ना जी। हाँ आप ठीक तो आ गया इसका। ये पॉइंट को 0 पुट कर दो तो 0 पुट करो तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/6 1/2 तो k का वैल्यू कितना आ गया 1/2 तो k:1 रहता है k:1 तो 1/2:1 तो 1:2 1:2 आंसर सही है भाई, परफेक्ट है, सही है। अब हम लोग को बताना है, अच्छा ये बताइए ये हमने निकाला कैसे, इसी का यूज करके निकाला ना, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से ही निकाला हम लोग ने पॉइंट। वो जो k:1 भी निकाला या हमने p पॉइंट अगर निकालेंगे तो ये किससे निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, वही था रीजन। तो पहला सही है, बोथ असर्शंस ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, एकदम परफेक्ट है, सही है। अब आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। अब आया है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच के, ठीक है। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर हैं तो क्या होता था, पहला ये बताइए हमको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक, ओके गुड फाइन। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग पुट कर देते हैं a1/2 कितना आ रहा है k/12, b1/b2 कितना आ रहा है 3/k, c1/c2 कितना आ रहा है -(k-3)/-k, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग इन दोनों को पहले इक्वेट करते हैं फिर इन दोनों को किया जाएगा। तो पहले इन दोनों को किया तो इसको करता हूँ पहले। तो k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना यार, कर दो, बनाओ खुद से बनाओ। तो k स्क्वायर कितना आया 36, तो k कितना वैल्यू आएगा, k का वैल्यू आएगा +-6, दोनों को लेके चलना है हमको। बाद में देखा जाएगा किसको हटा लेना है किसको नहीं लेना है, पर अभी k = +-6 हमने लिख लिया। अब इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, तो -1 तो कट गया ना, -1 दोनों जगह था, तो 3k इज इक्वल टू k² - 3k लिखा हुआ है। तो 3k उधर गया तो k² - 6k इज इक्वल टू 0, तो k कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्यों लेंगे, k कॉमन ले लेते हैं, k - 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया और k इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो देखिए k इज इक्वल टू 0 आ गया और एक k इज इक्वल टू 6 आया। तो यहाँ पे कॉमन देखिए कौन सा आ रहा है, k इज इक्वल टू 6 कॉमन है, यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 6 है, क्या यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 6 है। जब बाबा के हमारे दोनों जगह 6 हैं तो उन्हीं को लेंगे ना, एक जगह आने वाले को तो लेंगे नहीं, दोनों जगह जो आए उसको कॉमन जो है हमारा उसको लेंगे। तो k इज इक्वल टू 6 विल बी द आंसर। इसका कितना आंसर आ गया हमारा k, तो k की उस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके चलो बढ़िया यार। अगला क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन में बोल रहा है इन दिस फिगर अल्टीट्यूड्स AD एंड CE दिए हैं अल्टीट्यूड्स इस ट्रायंगल के ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर द पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो शो दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल्स में से खोजते हैं कि कोई एंगल इक्वल मिल जाए या साइड की रेशियोज मिल जाए सेम। तो यहाँ पे देखिए ABD और हम लोग CBE की बात करते हैं, ABD और CBE। ABD कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल ABD, ठीक, और CBE कौन सा है, CBE। पहला ये है कि एंगल B कॉमन है हमारा, दोनों जगह एंगल B कॉमन है, ठीक, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया, ठीक। अब एक चीज और है कि एंगल ABD और एंगल CBE में एंगल E और एंगल D जो है दोनों 90 डिग्री है भाई, दोनों 90 डिग्री है, एंगल D भी 90 डिग्री है और एंगल B भी 90 डिग्री है, ठीक है, दो 90 डिग्री है तो दोनों एक बराबर हो गए। तो दो एंगल्स बराबर आ गए इस ट्रायंगल में, दो एंगल, तो बाई AA के मेथड से AA एंगल मेथड से हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ना, तो कर दिया।
मैं तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पर आपको पेपर्स में नॉर्मल लैंग्वेज लिख के बताना है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज लिख कर कि लैंग्वेज ऐसे है भाई, हाँ हाँ ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके। तो अभी आपको समझ जाना है करना क्या है इसमें, कैसे अप्रोच है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, इसका मतलब कि हमारा 10th में CBSE में हो गया, निकल गया। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों कर लिया तो 100 में 100 आ गए, पक्का है, हो जाएगा। आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, एक बार बनेगा नहीं बनेगा बात अलग है, मगर ट्राई करो, उससे काफ़ी आपको अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा, ठीक है, इट विल हेल्प इन योर एग्जाम। तो अगला क्वेश्चन है PDC और BEC को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना है भाई। तो इसमें क्या करें भाई, अरे भाई जी कुछ नहीं करिए, वही करना है काम। PDC देखिए, PDC कौन सा है, ये वाला छोटा ट्रायंगल भाई, छोटू राम। अगला कौन है, BEC बड़ा वाला, ठीक है। इसमें देखिए पहला काम है C कॉमन है, एंगल C कॉमन है, दोनों में एंगल में C कॉमन है, एंगल C इज कॉमन, पहला। दूसरा PDC और ट्रायंगल BEC में, PDC और ट्रायंगल BEC में एंगल E और यहाँ पे एंगल PDC, एंगल यहाँ पे BEC, यहाँ पे वहाँ पे PDC, दोनों 90 डिग्री है। अगर दोनों 90 डिग्री होगा इसका मतलब दोनों बराबर है। दोनों अगर बराबर है फिर वही AA से हम लोग इसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। AA से हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं भाई, दो एंगल्स इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर आ गए तो इसका मतलब है कि हमारा दोनों चीज प्रूव्ड हो गया। इसको आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, अप्रोच ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन, जिसमें DE पैरेलल किसे गिवन है, AC के, एंड DF पैरेलल गिवन है हमें AE के। तो हमें प्रूफ करना है BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है। और हमें ये ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो पहले क्या है, DE पैरेलल AC, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, दो ट्रायंगल्स का मदद लेते हैं ताकि क्लियर वे में बने थोड़ा। तो DE पैरेलल किसके, AC के, तो DE जो है DE ये AC के पैरेलल है, ठीक है, ठीक। D किसके पैरेलल है, AC के। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें तो BD बाई AD किसका, BE बाई EC के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स हैं। इसका प्रूफ हमने जाना भी था, ठीक, ठीक है, ठीक। आगे आगे देखते हैं नया ट्रायंगल में। नए ट्रायंगल में क्या बोल रहा है, DF पैरेलल AE। हमने बना लिया अलग, नया ट्रायंगल एक ही में था पर हमने बना लिया अपने अपने चैन के लिए, अपने सुकून के लिए। तो DF पैरेलल AE है, ठीक है, DF पैरेलल AE हमें गिवन है। तो BD बाई AD इज इक्वल टू BF बाई FE हो जाएगा। तो BD बाई AD इस बार किसके बराबर हो जाएगा, BF ऑफ अपॉन FE, ये हमारा बराबर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए। अब देखिए यहां पर DA था, ठीक, BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC एंड BD बाई AD इज इक्वल टू BF बाई FE। तो ये देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। 7 बाई 7 इज इक्वल टू 7 और उधर भी लिखा हुआ है 7 इज इक्वल टू 7, तो 7 7 बराबर हुआ ना, हाँ, कंफ्यूज ना हो, ये वही लिखा हुआ है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, BE बाई EC BF बाई FE के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था भाई मेरे, यही तो चाहिए था, ठीक है, सही हो गया, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बना लीजिए, उससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बड़ा सर्कल, ये है छोटा सर्कल, इसका 3 है, इसका 5 है, ठीक है। बड़ा है तो 5 ही होगा, छोटा है तो 3 ही होगा, ऑब्वियस है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है लार्जर सर्कल का, इसका कॉर्ड निकाला लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। टचेस मतलब टेंजेंट है, टचेस मतलब टेंजेंट है, स्मॉलर सर्कल टच कर रहा है, बस एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो यहां पे देखिए ऐसे मान लेते हैं, एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं टच कर रहा है भाई, बस मान लो यार। तो ये रेडियस कितना है हमारा, ये हम लोग को 3 गिवन है, और ये कितना है, ये है 5। ये लेंथ कितना है हम लोग को 5, क्यों गिवन है हम लोग को 5, क्योंकि ये रेडियस हमको गिवन है 5 एंड 3। तो ये पॉइंट जान रहे हैं हम लोग, किसी परपेंडिकुलर डालोगे, अगर टच कर रहा है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है।
तो इसका लेंथ बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री क्यों, जब भी कॉर्ड जैसे कॉर्ड है कोई टच कर रहा है टेंजेंट, उस पर अगर सेंटर से रेडियस पॉइंट डालोगे तो वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका लेंथ कितना रहेगा पाइथागोरस से √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया √4 स्क्वायर, 4 लेंथ आ गया। इसका लेंथ कितना आ गया, इसका लेंथ आ गया आधा का 4, 4 चौका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 4 कितना होता है 8, तो 8 हमारा लेंथ आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का आंसर कितना आ गया, लेंथ कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आसान क्वेश्चन था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, जहां पर हम लोग को ये निकालना है 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ × 1 - cos θ। और cot θ का वैल्यू कितना गिवन है 7/8, 7/8। इसका वैल्यू में आप देख रहे हैं कुछ आपको ट्रिक ये दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, a + b × a - b का फॉर्म है ऊपर नीचे दोनों, तो a² - b² निकल जाएगा। a + b × a - b कितना होता है a² - b², तो ऊपर नीचे ऊपर कितना हो जाएगा 1 - sin² θ अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा 1 - cos² θ, ठीक है। ऊपर में कितना हो जाएगा 1 - sin² θ + cos² θ = 1 होता है। तो 1 - sin² θ कितना हो जाएगा cos² θ, cos² θ आ जाएगा इसका वैल्यू। नीचे में कितना हो जाएगा sin² θ + cos² θ 1 होता है, तो 1 - cos² θ कितना होगा sin² θ। ओके गुड, थैंक यू। cos θ / sin θ कितना होता है cot θ, पढ़ा है ना, ठीक है, रेशियो से पढ़ा है, ट्रिगो रेशियोस में। तो cos θ / sin θ कितना होता है cot θ, किया जाएगा कितना cot² θ, cot² θ आ गया। तो cot θ का वैल्यू 7/8 है, तो cot² θ का वैल्यू कितना आएगा 49:64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना आ जाएगा 49:64। इधर यहाँ ये आंसर 49:64। ओके, समझ में आ गया कैसे अप्रोच करते हैं। हमेशा ढूंढिए कि शॉर्ट मेथड क्या है। अब मैं क्या करता हूं इसको, बहुत से बंदे क्या करेंगे cot θ है तो b/p गिवन है तो sin θ निकाल लेंगे cos θ, क्या जरूरत है, जब ऐसे बन गया आसान से। वो भी तरीका है पर वो टाइम थोड़ा लगेगा। तो आपको वो कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करोगे तो यू विल नो कि आपको कब कौन सा चीज यूज करना है। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन, पेरीमीटर निकालना है। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 हिस्सा, क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 जमीन 1/4 हिस्सा, तो ये हो गया हमारा, ठीक। ये क्वाड्रेंट को क्या किया मैंने, चल निकल यहां से, चलो बढ़ो, तो यहां पे ले आया मैं, ठीक। ये ऐसे कोऑर्डिनेट आ गया। बहुत से बंदे क्या करेंगे कि रेडियस है मान लीजिए 14, तो ये 14 है, ये 14 है, ठीक है। बहुत से बंदे क्या करेंगे, पेरीमीटर पूछ रहा है ना, सिर्फ इसका लेंथ बता दो, इसका लेंथ बता दो, हो गया पेरीमीटर। अरे मेरे भाई, जब ये था पॉइंट था, पेरीमीटर इसका इतना होता था। अगर इसका क्वाड्रेंट है तो ये भी लेंथ न जोड़ोगे, ये जो तीनों लेंथ न जोड़ोगे, ये भी आर्क भी, इसका लेंथ भी सबको जोड़ोगे ना। आधा अधूरा काम नहीं करना है, ठीक है, पूरा करना है। क्या करना, पूरा करना, ठीक। अरे थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू यार। तो देखिए 14 + 14 कितना हो जाएगा 28। इसका लेंथ कितना होता है यार, ये मेरे को गड़बड़ी हो रही है, कैसे होता है, अरे देख लेते हैं। ये 2πr/4 होगा इसका लेंथ, 2πr/4, तो πr/2 हो गया इसका लेंथ। 2πr/4 क्या, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 हिस्सा, तो 1/4 × 2πr, पेरीमीटर सर्कल 2πr, तो कितना आ गया πr/2 आ गया हमारा, इसका वैल्यू आ गया इसका। तो 14 + 14 28, अब πr/2 कितना होता है 22/7 इंटू r हम लोग को गिवन ही है आपको 14 सेंटीमीटर बाई 2, 7 × 2 = 14 कट गया, ठीक है। 7 × 2 = 14 कट गया, तो 22 + 28 कितना होता है 50 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है, उस एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 87 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एरिया एक डायमीटर ऑफ सर्कल निकाला है जिसका एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स जिनके रेडियाई हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ 1 सर्कल कितना हो जाएगा जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा πr², पाई × 24 का होल स्क्वायर। अब जिसका 7 सेंटीमीटर है रेडियस, उसका कितना हो जाएगा एरिया, पाई × 7 का होल स्क्वायर। समझ गए, πr² होता है एरिया। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि
एरिया तो आ गया इसके बराबर, ठीक है। हम लोग को सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के सम के एरियाज के बराबर हो, ठीक। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमको निकालना है इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक। तो a1 प्लस a2 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। यही हो जाएगा एरिया। दोनों एरिया को मैंने जोड़ दिया जो निकाला था मैंने। तो ये कितना आ जा रहा है, पाई इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 कितना होता है 625, तो 25 का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा एरिया आ गया। तो नए वाले सर्कल का एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 25 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से पाई पाई कट गया, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू 25 का स्क्वायर था, आर का वैल्यू आ गया 25। अगर आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 25 आया है तो डायमीटर का वैल्यू कितना आएगा, डायमीटर का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू आर, 2 इंटू 25 जो कि होता है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट का 25वां क्वेश्चन का 50 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेक्शन सी आ गया, ठीक है। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच के, ठीक। 6 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक। तो सेक्शन ई में पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ऐतिहासिक तरीका है एनसीईआरटी का, पहले इसको रेशनल नंबर मान लो फिर कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दो, ठीक है। यही करते थे तो वही यहाँ भी करना है। तो √5 को मान लीजिए p बाई क्यू। अब p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड देयर HCF इज 1, ठीक। HCF इज 1, इतना हम लोग को लेना पड़ता है, ठीक है। अब √5 और p बाई क्यू ले लिया, और p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, लेट मान लिया इसको कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक। लेट √5 भी रेशनल नंबर हमने मान चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू √5q, फिर इसके बाद स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, कितना आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसका मतलब 5 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स q, p को डिवाइड कर रहा है। 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, p इज इक्वल टू 5n, p इज इक्वल टू 5 इंटू एनी वेरिएबल हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि p को 5 डिवाइड कर रहा था। p इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, 5m या 5k लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p की जगह 5m पुट कर दो, तो कितना जाएगा 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ से 5 से 5 बार कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि q स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो q को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा q को भी। q को अगर 5 डिवाइड कर रहा है और p को भी 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि HCF 1 नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ज्यादा आ गए, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर 5 आ गया इसका, तो HCF 1 नहीं होगा और वो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन अगर हो गया तो जो हमने माना था वो हमने बहुत गलत माना था। p बाई क्यू मान लिया था हमने, इसको रेशनल नंबर मान लिया था √5 को। तो √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर, इट इज प्रूव्ड नाउ, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27th, जहां पर हम लोग को जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो वेरीफाई का मतलब क्या है, ये जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, ये वेरीफाई करने बोल रहा है रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं ना, सम जैसे रूट्स मान लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मैंने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए, होता है ना, होता है, ठीक। सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए होता है। तो मेनली इसी रिलेशनशिप को दिखा दूंगा तो प्रूव हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको मैं
0 पुट कर देता हूं ताकि मैं इसके रूट्स निकालूं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो इसको पुट कर दिए तो 6x², 6 इंटू 3 18 माइनस 18x²। ऐसा तोड़िए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये 18x² बन जाए। तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x तोड़ सकते हैं ना? हाँ तोड़ सकते हैं। 2x माइनस 9x माइनस 3, तो 2x इंटू माइनस 9x कितना होता है? माइनस 18x², और 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18x² होता है। सही है। तो यहाँ पे आएगा, आप कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिए तो 3x प्लस 1 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों जगह से ले लिए 2x माइनस 3, इधर बचा दोनों जगह कॉमन, और 3x प्लस 1 ये आ गया 0 के बराबर। ठीक, यहाँ से दो रूट्स आएंगे। x इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कीजिए, इसको 0 पुट कीजिएगा तो x इज इक्वल टू आएगा 3/2, और इसको 0 पुट कीजिएगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? -1/3। -1/3 है, इसका 3/2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 3/2 इंटू -1/3 कितना आ जाएगा? -1/2। और देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना? c/a, तो c/a कितना आ रहा है? -3/6 -1/2 ही आ रहा है। प्रूव्ड हो गया। और एक और चीज, चलिए एक और प्रूव कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3 कितना आएगा? नीचे में एलसीएम 6, 2 3 3 9 माइनस 2, 7/6 आया हमारा अल्फा प्लस बीटा, रूट्स का सम 7/6 आया। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस b/a, माइनस 7/6, 7/6 यहाँ पे आ गया। करेक्ट है ना? प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो कैसे हुआ? हमने अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा पता है हमें c/a होता है, तो हमने अल्फा और बीटा निकाल के उसको सम करके उसको रिलेशनशिप प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन में गिवन है, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, तो इसने बोला कि ये बुक्स रीडिंग को देती है, टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days, पहले 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज लेती है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, 2 दिन के बाद जो भी दिन आप बुक रखेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो लतिका पेड 22 रुपीज फॉर बुक केप्ट फॉर 6 days, 6 दिन इसने बुक रखा। 6 दिन अगर बुक रखा, मान लीजिए मैं मान लेता हूं लेट फिक्स चार्ज फॉर जो 2 days के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है, इसको मान लेता हूं 100 रुपीज। ठीक है, ठीक, एंड चार्ज देयर आफ्टर जो उसके बाद लग रहा है उसको मान लेता हूं वाई, मान लेता हूं, क्वेश्चन आसान बन जाएगा, वाई मान लिया। ठीक, फिक्स चार्ज जो था उसको x मान लिए, और आगे जो चार्ज लगेगा उसको y मान लिए। ठीक, तो अब हमारा एक चीज देखिए, लतिका ने 22 रुपए दिए 6 दिन बुक रखने के, 6 दिन बुक रखा, और आनंद ने 16 रुपए दिए बुक को 4 दिन रखने के लिए। आनंद थोड़ा कम पड़ता है, लतिका थोड़ा ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 22 रुपीज दिए उसने 6 days रखने के लिए, तो कैसे करेंगे? x प्लस 2 दिन के बाद कितने बचा? 4 दिन, तो 4 इंटू वाई किसके बराबर आया? 22 के। पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। उसके बाद आनंद ने 16 रुपीज दिए बुक केप्ट फॉर 4 days, 4 दिनों के लिए। तो अगर यहाँ पे देखो x प्लस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया हमें? 16 रुपए। यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल दीजिए। x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, 4y माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4y माइनस 2y आ गया, 22 माइनस 16 6 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। y इज इक्वल टू कितना आ गया? सॉल्व करने पे 3 आ गया। x की वैल्यूज भी हम पता कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए, y में 3, तो 3 2 6, 16 माइनस 6 कितना होता है? 10 होता है, तो यहाँ से इक्वेशन 2 में पुट करके निकाल लिया x इक्वल टू 10। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता भी मिल जाता, तो x 10 आया, मतलब फिक्स चार्ज जो हमारा कितना आया? फिक्स चार्ज पहले 2 दिन के लिए कितना लेती है? 10 रुपए। फिर अगला हर दिन का चार्ज कितना लेती है? 3 रुपए पर डे। ठीक है, क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें 28 का ही दूसरा पार्ट है, और पार्ट, तो प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another car start from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours, and if they travels each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? तो दोनों कार की स्पीड निकाली है, हमें कंडीशन गिवन है। पहली बात तो मान लेते हैं इसको, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है यहाँ पर, और इसका डिस्टेंस कितना हम लोग गिवन है? डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर।
100 किलोमीटर, काफी दूर पे हैं ये दोनों। तो यहां से एक चीज आपको दिख सकता है कि वन कार स्टार्ट कर रही है ए से और अनदर कार बी। अगर ये सेम डायरेक्शन बोले तो ये भी इधर, ये भी इधर, दोनों एक तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो बताना है ये जो कितने टाइम पे मिल रहे हैं, 5 घंटे में। तो पहले हम लोग ए की जो स्पीड है, जो यहाँ से ए की स्पीड है, कार जो ए से स्टार्ट हो रहा है इसको मान लेते हैं x, और दूसरा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको मान लेते हैं y। ठीक है, ये एक बार हो जाएगा चोर, ये पुलिस। ठीक, इस बार क्या कर रहा है, पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है। ठीक है, ठीक, तो बोल रहा है कि एक टाइम पे ये मीट करेंगे, कोई पॉइंट पे तो मीट करेगा ना, ये कोई पॉइंट ऐसा होगा मीट कर देगा, पुलिस की गाड़ी थोड़ी तेज हो जाए तो मीट कर गया। तो ए से हमें अगर देखिए ए से पी जो डिस्टेंस चला और चोर जो बी से पी डिस्टेंस चला, अगर AP माइनस BP कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 100 किलोमीटर, आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वहां तक चला है, AB वहां तक चला है, तो सेम डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में क्या करेंगे, इसका कितना स्पीड माने हमने 5, इसका कितना स्पीड माना हमने, इसका x माना, इसका y माना। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में चलता है, डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स में ये मीट कर रहे हैं। तो x से इसकी स्पीड x इंटू 5, ठीक, x इंटू 5 डिस्टेंस कहाँ गया, यहाँ पहुंचने का, P पहुंचने का, माइनस y इंटू 5 इज इक्वल टू 100। ये आ गया पहला इक्वेशन। तो x इंटू 5 कितना आ गया हमारा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ये पहला इक्वेशन, इससे हम लोग कर देंगे x माइनस y कितना आ जाएगा, 5 कॉमन, तो 100/5 20 आ जाएगा। पहला इक्वेशन इतना आ गया। अब एक और चीज देखिए, जब मान लीजिए ये भी चोर है, ये भी चोर है, सामान लूट के आपस में भाग रहा है पीछे, दोनों एक दूसरे के पास भाग रहा है सामान मीट करने के लिए कि पैसा मिलकर इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ने, ये x स्पीड से जा रहा है, ये y स्पीड से जा रहा है। तो इस बार ये 1 घंटे में मिलेगा जब आपस में चलेगा एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर चला तो मान लीजिए इस पॉइंट में मिला, तो इन दोनों का डिस्टेंस का जो सम होगा वो 100 होना चाहिए इस बार। ठीक है, तो x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो x प्लस y कितना हो गया, 100। 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। जोड़ दो इसको पूरे को, तो y माइनस वाई कट जाएगा, 2x कितना रहेगा 120, तो x कितना हो गया 60, x की वैल्यू आ गई 60। 60 को यहाँ पुट कीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। 40 और 60 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है, गुड। चलिए आगे आते हैं। 29 क्वेश्चन हमें गिवन है कि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। टेंजेंट्स यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, गिवन है। ठीक है, फिगर देख लीजिए। हमें TP लेंथ निकालना, मतलब इसका लेंथ निकालना है, TP इन भाई साहब का। ठीक है, तो हम इसमें अप्रोच कैसा रखेंगे, पहली बात ये है कि हमें इसका निकालना है। ये एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री है, ये अब 90 डिग्री है, 390 डिग्री हमको दिख गई। तो कोई मेथड से तो पाइथागोरस लगाकर कुछ जुगाड़ बैठा सकते हैं। ठीक है, बैठा सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से देखिए इसका लेंथ कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट करता है। ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है, ये बाइसेक्टेड होगा, ये वाला लाइन, ये तो ये वाला पॉइंट बराबर होगा। तो ये कितना हो गया 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से, ये 5 है, ये 4 है, पाइथागोरस इसकी वैल्यू कितना होगी 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि a² + b² = c² होता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस के थ्रू। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर OR का लेंथ आ गया। OR का लेंथ कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। इसको मान लेता हूं मैं y, इसको मान लेता हूं x, TR को मान लेता हूं x। ठीक है, मान सकते हैं। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में, जहां पे ये ट्रायंगल है TPR, इसमें 90 डिग्री है ये वाला, ये ऐसे देखिए ये 90 डिग्री है, ये हमें y है पता, ये 4 है और ये x है। ठीक है, तो y² = x² + 16 हो जाएगा ना पाइथागोरस से। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया, x² + 16। ठीक, अब अगला आते हैं। अगले में देखिए ये ट्रायंगल में बात करते हैं, OPT, बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों का जो बड़ा ट्रायंगल है OPT में ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हाइपोटेनस हो गया। तो x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² + 25 हो सकता है ना, हो सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
वाई स्क्वायर की जगह पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर पूरा खोल दो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, ठीक। तो 9 उधर जाएगा तो 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 कितना 7, 25 प्लस 7 कितना होता है 32, ठीक है। x कितना आ गया 32/6, तो x कितना आ गया हमारा 16/3, x हमारा आ गया 16/3। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको टीपी लेंथ निकालना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमको टीपी निकालना है भाई। तो टीपी के लिए y है लेंथ, टीपी का लेंथ हमने y माना था तो x पुट कर दो, यहाँ पे x पुट कर दो 16/3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, इसको ऊपर ले लो 256 प्लस 16, यहाँ 9 आ जाएगा 256/9 प्लस 16, तो इसको एलसीएम लेगा तो 9 × 16 कितना हो जाएगा 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा 400/9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, 20/3 हमारी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 30th क्वेश्चन है, गौर से देखिए, इसको एक बार प्रूफ करना है। इसको tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। तो इसमें हम लोग कैसे अप्रोच रखेंगे कि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अप्रोच सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे इसको कोशिश करो कि sin थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा में करें, उसके बाद खुद ब खुद रिजल्ट आना आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए tan थीटा को मैंने क्या माना sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cot थीटा कितना है 1 माइनस cot थीटा लिखा होता है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा कर लेंगे, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा को यहाँ क्या ले लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। थोड़ा सॉल्व करना है इसको, थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, एलसीएम लेंगे तो, और नीचे cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, बाद में सब चीज लगाएंगे, अभी पहले अरेंज कर लो, बाई sin थीटा, ठीक, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इतना समझ गए, क्लियर है, इतना समझ गए तो बताइए, एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कैसे किया मैंने। इसको मैंने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए क्या होगा, a बाई बी बाई सी बाई डी होता क्या होता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, इतना आ गया, प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, दोनों, ठीक है। तो ये कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए यहां पर sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, अगर इसको सेम करना है, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, इसको माइनस ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं ना, इसको तो ये सेम कर लीजिए, तो इसको सेम कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो नीचे में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिएगा, क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा। तो हमारा एलसीएम लेगा कितना आ गया, ऊपर में आ गया, इधर आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस में ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा निगेटिव साइन के साथ बाहर में, ठीक है, समझ में आ गया इतना, कैसे मैं बता रहा था आपको। अब इस माइनस साइन को हम वहां ले जाते हैं,
ये नीचे में कॉमन आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा बचा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जा रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको देखना है। इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी कितना होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है तो कट जाएगा। तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इतना आ गया। ठीक, उसके बाद इसको डिवाइड कर लो, तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है यार, 1 बाई साइन थीटा होता है आपको कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्व करना था, थोड़ा सा इसकी चीज़ों को इंटरप्रेट करना था, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 के बराबर है तो प्रूफ कीजिए tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के बराबर है। ओके, ये प्रूफ करना है हमें, तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 प्रूफ करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज गौर कीजिए, tan थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है ना। तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दो, वही काम पिछला बार वाला, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दो। ठीक, इसका एलसीएम ले लो, नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, एलसीएम आ गया, और ये कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमें मेनली निकालना है 1 अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू, तो हम वैल्यू किसे चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, तभी आंसर निकलेगा हमारा भाई। तो यहाँ देख लो, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसको स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ठीक, तो ये कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 हो जाता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना के बराबर है, 3 के बराबर, ये होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, सिंपल। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। 1 को उधर लेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 1 2, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर 2 के बराबर आ गया तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। यहाँ 1 पुट कर दो, 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1 आता है, तो प्रूव्ड हो गया भाई, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1 आ गया। सिंपल, समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। 2 डाइस हैं जिसको हमको थ्रोन किया गया एट द सेम टाइम। क्या प्रोबेबिलिटी है द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स डाइस पे आ रहे हैं वो उनका सम 8 रहे, 13 रहे, या लेस देन इक्वल टू 12 रहे। 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो 2 डाइस अगर थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितना आ सकता है बताइए। 2 डाइस को मैंने ऐसे फेंका तो कितने आ सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। वैसे ही 2 1 से लेकर 2 6, वैसे ही 3 1 से लेकर 3 6, 4 1 से लेकर 4 6, 5 1 से लेकर 5 6, 6 1 से लेकर 6 6, ऐसे हो सकते हैं ना। ठीक है, लिख लेते हैं सैंपल स्पेस को। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक, ऐसे ही 2 1 नजर यहाँ 2 1 2 2 ऐसे कर करके 2 6। वैसे ही 3 1, हाथ पे पेन लीजिए, हाथ पे पेन लीजिए, कॉपी पे लिखिए, देखिए मत बस देखिए। 3 1 3 2 ऐसे करते करते 3 6। वैसे ही 4 1 से लेकर 4 6, 5 1 से लेकर 5 6। ठीक है, ठीक है,
भाई जी 6-1 से लेकर 6-6, ठीक, इतना लिख दिया हमने। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग। अब जो दो नंबर जो अपीयर कर रहे हैं उनका सम का प्रोबेबिलिटी, पहला 8 कब सम आएगा, 8 कब आता है, 1 से लेकर 6 में जोड़ोगे तो मैक्सिमम सम 7 ही आता है भाई, इसमें तो आएगा नहीं 8। 2 से करोगे तो हाँ एक बार आ जाएगा, 2 6 में 1 टाइम आ गया, एक बार आ गया भाई, हाँ 8। 3 से देखिए, 3 5 में आएगा, 1 8 आएगा ना, 3 5 दूसरा नंबर। अब 4 में देखिए, 4 4 4 4 8 होता है, तो 4 4 भी तो आ सकता है, 4 4 ये आ गया तीसरा नंबर। अब 5 में देखिए, 5 2 नहीं हो सकता, 5 3 हाँ हो सकता है भाई, 5 3 चौथा नंबर। 6 में 6 1 नहीं हो सकता, 6 2 हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है। तो चौथा ये 5वां आ गया, 5 बार आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 बार ये सम 8 आ सकता है। अब टोटल नंबर कितने थे, 6 6 36, टोटल कितना था, टोटल हमारे ऑप्शंस कितने थे, 36 36 आ सकता है टोटल। तो पहले का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 8 आने का, 5/36, 5/36, 5/36, क्लियर है। दूसरा में देखते हैं 13 कब आएगा सम, 13 सम आ सकता है, देखते हैं यार। तो देखिए मैक्सिमम सम कितना हमारा है, 6 + 6 12, उससे कम ही आएगा हमेशा। 6 2 ले लो 6 8 आएगा, 6 5 ले लो 11 आ जाएगा, 5 6 11 आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा। तो 12 से हमेशा कम ही सम आ रहा है, तो 13 सम आने का कोई प्रोबेबिलिटी कैसे, कभी आ पा रहा है तो 0/36 0, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ गई, 0/36, जो कि 0 ही होता है, ठीक है, 0 आई। अगला आते हैं लेस देन और इक्वल टू 12। तो लेस देन और इक्वल टू 12 सम मतलब कि बराबर भी हो सकता है और 12 से कम भी हो सकता है। तो देखिए बराबर कब है, 12, बाकी सब जो है सम ये 12 से या तो बराबर या कम है। तो देखिए 12 के बराबर तो ये हो गया 6 6, ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये 9, ये 8 और ये 7, ऐसे हो रहा। फिर इससे कम है सारे, 1 1 2 है, ये भी सम है 12 से कम, इधर सम है, तो सारे सम जो है 12 से कम है। तो 36 नंबर्स हैं ऐसे जो 12 से कम है। 36/36 कितना होता है, 1 आंसर आ गया हमारा थर्ड पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर आया 5/36, सेकंड पार्ट का आया 0 और थर्ड का प्रोबेबिलिटी आ गया 1। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा सेक्शन है 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच के, 5 नंबर के हैं क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से रेडी करके जाना है। ठीक है, अब है पहला, An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore without taking जो भी है। Find the average speed of the express train if the average speed of the express train is 11 km/h more than that of the passenger train। अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। हमें दोनों की स्पीड्स निकालनी है, एवरेज स्पीड्स। तो पहली बात हमें बोला गया एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम टाइम लगाता है पैसेंजर ट्रेन से। बात भी सही है यार, एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा अच्छा होता है, पैसेंजर ट्रेन थोड़ा नॉर्मल है, बेचारा पीछे छोड़ देता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हम लोग मान लेते हैं x। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को कितना मान लिए, x km/h। ठीक, वैसे ही हमने मान लिया एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को, लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी y km/h। ठीक है, y km/h हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड आ गया और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड आ गया x km/h, मान लिया हमने। अब ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर चलने में 1 आवर कम लगाती है। ठीक है, तो और लिखा हुआ भी, ये भी दिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। तो x मान ले पैसेंजर ट्रेन का, इसको क्या हो गया, x + 11 हो जाएगा। y जो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका स्पीड होगा x + 11 km/h। तो टेक्स 1 आवर लेस, पैसेंजर ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है 132/x km/h, तो 1 घंटा कम लगाती है पैसेंजर ट्रेन से चलने में। तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ना 132/x + 11। मान लीजिए इसका टाइम है, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पहुंचाने का कितना 132/x + 11, और उसका टाइम जो है 132/x, ये तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा कम स्पीड है। तो -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, जो कि हमको गिवन है कि 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस में ये पहुंचा देता है। ठीक, तो हम लोग का जो
अब इक्वेशन ये आ गया, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, x + 11 हमारा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा भाई, इधर जाएगा 132 - x अपॉन x = 132 अपॉन x + 11। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, दो इक्वेशंस आएंगे तो उसमें से एक पॉजिटिव उठा लेना है। x = 33 km/h आंसर आएगा। kmph 33 kmph कैसे आपको पता है, मैंने सॉल्व किया हुआ भाई, ठीक है। तो x = 33 kmph इसका आंसर आएगा। और x + 11 एक्सप्रेस से कितना आ गया, एक्सप्रेस ट्रेन का कितना आ गया, 44 km/h स्पीड आ गया, क्योंकि उसका 33 + 11 44 होता है। तो ये हमारा मेनली ये था कि कैसे उस इक्वेशन को बनाना है। इक्वेशन बना लिए तो उसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान होता है। एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, सॉल्व कर दोगे तुरंत बन जाएगा, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, a motorboat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km/h upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो speed of stream निकालना है। तो speed of stream मान लीजिए x km/h, x kmph मान लेता हूँ speed of stream, ठीक है। तो 18 km/h इसकी स्पीड है स्टिल वाटर में। तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम हम लोग का 18 - x, ठीक है, इसकी स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 18 + x, ठीक। अब जो टाइम इसको डाउन स्ट्रीम में लग रहा है 1 hour टू गो टू अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम से। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग जाएगा, आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 24, तो 24 अपॉन 18 - x और 24 अपॉन 18 + x की हमारा डाउन स्ट्रीम वाला है, ठीक है। ये हमारा एक ज़्यादा है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है और डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्मेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला, ठीक। ये इक्वेशन अब आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे, इसको सम करके, जैसे हम लेकर सम करेंगे इसी इक्वेशंस बनाएंगे। तो 24 / 18 - x = 24 + 18 + x अपॉन 18 + x। इसको इधर ले लेना, इधर ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो एक इक्वेशन के फॉर्म में हमारा आएगा। इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो इसे x की वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको दो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव निगेटिव। तो स्पीड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो x = कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 6 km/h। आंसर हमारा कितना आएगा, 6 km/h। मेनली आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करना था, ये इक्वेशन निकल गया तो आपका क्वेश्चन निकल गया, बन गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो इन द फिगर, फाइंड EC if AD/DB = AE/EC, ठीक है। तो मेथड कौन सा यूज करेंगे बताते हैं। देखिए जैसे ये क्या कीजिए कि पहले इसमें आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, उसका नाम दीजिए DN। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, उसको नाम दे दीजिए EM, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। अब ट्रायंगल AD का जो आपको एरिया आएगा वो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस है हमारा हाफ इंटू AD इंटू EM, हाइट है। फिर BD का दिखाइए, हाफ इंटू BD इंटू EM, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे DCE और ADE का। ADE का इस बार क्या होगा, हाफ इंटू AE इंटू DN, और DCE का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू CE इंटू DN, ठीक है। दोनों का रेशियो कीजिएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE का आएगा आपको AD/DB, ठीक है। EM कट जाएगा दोनों का हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DC कीजिएगा ना, तो वहां पे आएगा AE अपॉन EC, वहां पे आपको DN कट जाएगा, ठीक है। और बाद में हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे सेम साइड में एक दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये पैरेलल्स हैं, एंगल्स का यूज करके ऐसे हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हम जब प्रूव कर देंगे तो ये एंगल दोनों इक्वल है, तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो दोनों तो सेम है, तो AD/DB AE/EC के यूज करके बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्शन से यूज करना है, ये मेरे को मैंने मेथड बता दिया, ठीक है। आप उसको लगाना है ठीक से। अब देखिए इसका हम लोग को AD कितना दिया हुआ है 2 और DB दिया हुआ है 6।
ए कितना दिया हुआ है आपको 3, तो निकालना है ईसी का वैल्यू निकाल लो, 2 इंटू कर दो 3 आ गया, 3 इंटू 3 9, ईसी का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है 9 सेंटीमीटर इज द आंसर, 9, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिफरेंशंस टू होल्ड पेन। ये ऐसा है डायग्राम जिसमें पेन क्यूबॉइड में से लगा हुआ है पेन, ठीक है 4 पेन लगे हुए हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 15 by 10 by 3.5, डायमेंशन दिए हुए हैं LBH। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो ये डिप्रेशन है इसका रेडियस वो गिवन है कोन का, ठीक है 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ कितना गिवन है डिप्रेशन का, हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, मतलब कि हमको इसका वॉल्यूम निकालना है भाई, सीधा इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, जो कि क्यूबॉइड का पूरा एरिया है, माइनस कर देंगे उसमें से कोन का एरिया जहां पे पेन हमने डाला था। तो 4 कोन है तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना भाई। इसका एरिया कितना होता है कोन का 1/3, मतलब वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एल बी एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई स्क्वायर एच से वैल्यू पुट करते हैं। एल का वैल्यू पुट कर दिए 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 हाइट है, माइनस 4 इंटू 1/3 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना गिवन है हम लोग का यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ले लीजिए, इंटू एच कितना गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। इसको पूरा सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर नहीं यूज कीजिए तो खुद से बनाइए इसको, शॉर्ट सॉल्व कीजिए जल्दी, ठीक है। तो इसका आपको आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ा 500 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा। इसका सॉल्व मैं कर सकता हूँ, अभी मैं बैठ के करूँ, तुम्हारा टाइम फालतू में क्या लगाना है, सॉल्व करना है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन से निकाल दीजिए, कैलकुलेशन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मेनली आपको समझ गया कि कैसे वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाले हमने, इसमें से पूरे क्यूबॉइड में से वो 4 जो खोजते हैं एक करके 4 को डिवाइड कर लिए, मतलब माइनस कर दिया। वॉल्यूम एक था कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4 का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, और LBH हमारे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता ही आप जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 का दूसरा पार्ट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन एट वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है। बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को पता करना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा है, देखिए ये वाला सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया प्लस जो ये निकला हुआ है ये वाला, इसका भी तो करना पड़ेगा, ये वाला टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है हमको सिलेंडर का, तो कितना होता है 2 पाई आर एच, सिंपल 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है हमारे सिलेंडर का। और हेमिस्फीयर है, नीचे में तो गोला है, नीचे में कुछ नहीं है इसीलिए इसको छोड़ दीजिए, ऊपर में भी खाली है वो स्थान, ऐसे बस एक हेमिस्फीयर निकला हुआ है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जानते हैं हम लोग क्या गिवन है, हम लोग को हेमिस्फीयर गिवन है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से एच के आर के वैल्यू कितना गिवन है हमें, आर की वैल्यू गिवन है हम लोग को 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो 0.3 मीटर। एच कितना गिवन है हमें, एच हमको गिवन है 1.45 मीटर, ठीक है। ये कितना गिवन है हम लोग को 2 पाई आर स्क्वायर, आर गिवन है हम लोग को वही 0.3 मीटर, इसको यहाँ भी पुट कर लीजिए क्योंकि सेम है, ये आर 30 है, इसके लिए भी उसके लिए भी 0 हो गया 0.3 मीटर। तो अब हम लोग इससे सम करके टोटल सरफेस एरिया दोनों को प्लस करके वैल्यू पुट करके बस आपको कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आपको निकाल लेना है। 35th क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का मीडियन में क्वेश्चन है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है। एज का हम लोग ग्रुप दिया हुआ है क्लास, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर मतलब इसे फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक्स गिवन है, ठीक है। अब हम लोग को पहली बात मीडियन में जब भी कुछ है ना तो CF निकालो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो मैं निकाल देता हूँ आपके लिए, ठीक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ पिछले से, तो कितना है 2, ये कितना आएगा 6 18 24 24 21 कितना होता है 45
45 33 कितना होता है भाई? 45 3 48, 58 68 78 78 11 कितना होता है? 89 थे कितना? 92 98 और 2 100 आ गया टोटल। और 100 पॉलिसी होल्डर्स हम लोग को गिवन भी था, सम भी हम लोग को 100 पता था। एन कितना है? 100, एन 100 है, 10/2 कितना आ जाएगा? 50 तोला, 50 तोला। ठीक है, अब हमारा एक चीज हम जानते हैं कि हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखना है L क्या है भाई, n/2 क्या है, CF क्या है, H क्या है, F क्या है। तो पहली बात हम लोग को देखिए, जो n/2 है, ये 50 जो आ रहा है हमारा n/2, ये किस में लाई कर रहा है? 45 से 78 के बीच में लाई करेगा, यही में लाई करेगा। तो हमारा क्लास कौन हो जा रहा है? ये वाला 35 से 40 वाला। ठीक है, 35 से 40। तो इसका लोअर लिमिट कितना है? 35। तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए, प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। ठीक है, इतना आ गया। तो n/2 कितना हमारा? 50। CF कितना है? CF हम लोग जस्ट ऊपर वाला लेते हैं, इससे एक ऊपर, आपको पता ही होगा। 50 माइनस 45 अपॉन F कितना है? F है 33 इंटू H कितना है? H है क्लास का ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना? 30 माइनस 25 5, 35 माइनस 30 5, हर जगह 5 का डिफरेंस है इंटू 5। तो हमारा आ गया 35 प्लस 50 माइनस 45 होगा 35 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस बाई 33। ये हमारा मीडियन का वैल्यू आ रहा है 35 प्लस 25 अपॉन 33। ये हमारा मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फाइन, ठीक, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। इससे बस कैलकुलेशन है, समथिंग आएगा 35 पॉइंट समथिंग आया, तो आप निकाल लीजिएगा। अब हमारा मीडियन निकल गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है हमारा आखिरकार, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है? केस स्टडी है, तो पहला केस स्टडी देख लेते हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय 26% इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 21 to 22 एज पर द रिपोर्ट। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार्स इन 4th year and 2600 कार्स इन 8th year, assuming that the production increases uniformly by fixed number every year। वाह, यही तो है यहाँ पर, यही तो राज दिख थी इसमें। ये केपी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने बोल दिया कि प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय नंबर, फिक्स नंबर एवरी ईयर, तो एपी होगा। तो उसका हम लोग 1800 कार्स इन T4, तो मान लेते T4 हमें कितना गिवन है? 1800। तो लिख दीजिए A प्लस 3D। पहला मान लीजिए ईयर, पहला ईयर का मान लेते हैं हम लोग प्रोडक्शन A, तो A प्लस 3D कितना आ गया? 18। D कितना है? डिफरेंस, हर ईयर के प्रोडक्शन का डिफरेंस जो कांस्टेंट हमें गिवा था, यहाँ गिवन इंक्रीज फॉर्म यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर हमने मान लिए D, मान लिए कॉमन डिफरेंस। अब हमारा बोल रहा है कि 2600 कार्स इन 8th year, तो 8th year में कितना है? 2600। तो A प्लस 7D कितना आ गया हमारा? 2600। यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकालेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, तो 3D माइनस 7D करेंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4D, इधर आ जाएगा माइनस 800, तो D आ जाएगा हमारा 200। इसको सॉल्व कर लीजिए दोनों को, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। 2 अननोन 2 इक्वेशन, A प्लस 3D इक्वल टू 1800 और A प्लस 7D इक्वल टू 2600। ये दोनों को सॉल्व करके D हमारा कितना आया? 200। A को इसमें पुट कर दीजिए, A को पुट करेंगे यहाँ पे 600, यहाँ पे 1800, तो A कितना आ गया हमारा? 1200। पहला ईयर का हमारा कितना आ गया? 1200। ठीक, तो हमारा D कितना आ गया? 200 और A कितना आ गया? 1200। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब हमें पूछ क्या रहा है भाई? हमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन बताओ। तो हमको पता है भाई A आ गया 1200, तो 1200 आंसर होगा पहला का, 1200। फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन 1200। दूसरा ईयर में, 12वें ईयर में प्रोडक्शन बताओ, 12th ईयर में प्रोडक्शन बताओ। T12 निकालना पड़ेगा। T12 कितना होता है? T12 होता है A प्लस 11D। तो A प्लस 11D पुट कर दीजिए। A क्या डालिएगा? 1200 और D क्या डालिएगा? 200। तो 1200 प्लस 11 इंटू 200 कितना होता है? 2200। 2200 प्लस 1200 कितना होगा? 3400। तो 3400 हमारा आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है, क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट
10 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या बोला, सम पूछने बोल रहा है, एपी का सम बोल रहा है, S10 निकालो। बेसिकली बोल क्या रहा है ये कि S10 निकालो भाई, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बस इनडायरेक्टली बोल रहा कि S10 निकाल दो। तो S10 कितना हो जाता है, Sn कितना होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n/2 कितना है 5, 2a कितना हो जाएगा 1200 इंटू 2, तो 2400 प्लस 9, 10 माइनस 1 9 इंटू d, 9 इंटू 2 से कितना 1800, 2400 प्लस 1800 कितना होता है 4200 इंटू 5, 21,000 कार्स अब तक 10 साल में बन चुकी हैं। इसका आंसर हो जाएगा 21,000। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें एक और क्वेश्चन है और पार्ट में, इन हाउ मेनी इयर्स विल द टोटल प्रोडक्शन विल रीच 31,200 कार्स। कौन से ईयर में 31,200 कार्स प्रोडक्शन पहुंचेगी। तो एसएन वैल्यू डाल दो 31,200, एसएन डाल दो 31,200, तो उससे हमारा एन का वैल्यू गिवन हो जाएगा, ए और डी हमें पता है। तो 31,000 डाल दिया मैंने यहाँ पर, इस 31,200 हमें गिवन था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितना आ गया। अब इसमें n का वैल्यू निकालना, a और d हमें पता ही है, पुट कर लेना। आंसर लगभग 13 साल आता है इसका, 13 ईयर्स जैसा मेरे को याद आ रहा है। 13 ईयर्स इसका आंसर कैलकुलेट करने पे आएगा। ये कैलकुलेट आप खुद से कर लेना, क्योंकि वैल्यू पुट करके n का वैल्यू निकालना है, बस सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 37th केस स्टडी 2। In a GPS, the lines that run east to west are known as lines of latitude, and the lines running north south are known as lines of longitude. The latitude and the longitude of a place are its coordinates, and the distance formula used to find the distance between two places. Distance formula का बात कर लिया, यहाँ पर distance formula लगता लगाना ही है भाई। अब देखते हैं, the distance between two parallel lines is approximately 150 किलोमीटर given है। A family from उत्तर प्रदेश प्लान राउंड ट्रिप फ्रॉम लखनऊ पुरी भुज नासिक। लखनऊ पुरी भुज नासिक घूमने का शौक है भाई लोग को। ठीक है, अगला पे आते हैं। अगला हमारा एक मैप दिया हुआ है, लखनऊ पुरी नासिक और भुज को पॉइंट कर रहा है। तो लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स कितने यहाँ से देख लेते हैं भाई। लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5,10, 5,10। पुरी का देख लेते हैं, पुरी का कितना है, पुरी है आपको 8,6। ठीक, वैसे ही नासिक का देख लेते हैं। नासिक का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देखिए, नासिक का कोऑर्डिनेट 2,6 पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए भुज का कोऑर्डिनेट कितना है 0,7, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है 0,7, तो 0,7 हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। ये हमारे कोऑर्डिनेट सबके आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। लखनऊ भुज का डिस्टेंस कितना हुआ, एल और बी का डिस्टेंस 5,10 और 0,7 का डिस्टेंस कितना होगा भाई। लखनऊ से भुज का डिस्टेंस कितना होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर 25, प्लस 10 - 7 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √34 यूनिट्स। पहला का आंसर कितना हो जाएगा 34 यूनिट्स, पहला का आंसर हो जाएगा 34, √34 यूनिट्स कितना आ जाएगा पहले का आंसर। अब डिस्टेंस 150 किलोमीटर दिया था ना एक पैरेलल यूनिट्स का, तो √34 इंटू 150 कर लो, तो आ जाएगा 150 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। एक पैरेलल यूनिट्स का डिस्टेंस दिया हुआ था 150। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ कोटा जो है इंटरनली डिवाइड द लेंथ सेगमेंट जॉइनिंग एल टू भुज, लखनऊ टू भुज इंटू 3,2, लखनऊ भुज को 3,2 में डिवाइड कर रहा है, तो कोटा का कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये बताइए, देखिए लखनऊ और भुज 5,10 और 0,7, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा बन ही गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि अब बताइए कोटा जो है, कोटा पॉइंट 3,2 में एल और बी को, तो 5,10 और 0,7 लखनऊ और भुज है, लखनऊ और भुज दिया हुआ है। लखनऊ और भुज को बोल रहा है कि ये 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो बताइए क्या पॉइंट होगा के का। तो मान लीजिए के 3:2 में कर रहा है ना, तो एम हो गया 3 और एन हो गया हमारा 2, x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो जो के पॉइंट होगा कोटा का कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, mx2 + nx1 by m + n, my2 + ny1 upon m + n। तो mx2 3 × 0 0 प्लस nx1 तो 2 × 5 10 अपॉन 3 + 2 5 कॉमा
my2 3 इंटू 7 21 प्लस ny1 2 इंटू 10 20 अपॉन 5। तो कितना आ गया कोटा का कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 2 10/5 2 0 को प्लस 10 10/5 2 और 21 प्लस 20 कितना होता है 41/5। ये हमारा आ गया आपको, ठीक है, यह हमारा कोटा का कोऑर्डिनेट आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय प्लेसेस लखनऊ नासिक एंड भुज पुरी। लखनऊ और नासिक और पुरी का डिस्टेंस, ये ट्रायंगल कौन सा फाउंड हो रहा है बताइए। लखनऊ नासिक एंड पुरी का देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। यहां से पहले इरेज कर लेते हैं ताकि बना दे। हम लोग यहीं पर सॉल्व इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको साथ के साथ मैप दिखता रहे, समझ रहे हैं, साथ के साथ आपको मैप दिखता रहे, ठीक। तो आपको मैप दिखेगा तो उससे आसानी हो जाएगी बनाने में, ठीक। अब हम ले लेते हैं आपको, हम लोग बोल रहा है क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि हम लोग को लखनऊ नासिक एंड पुरी का बात करना है। तो लखनऊ नासिक एंड पुरी, लखनऊ नासिक एंड पुरी क्या है, लखनऊ है 5,10, नासिक कितना है 2,6 और पुरी कितना है 8,6। अब देखिए लखनऊ नासिक पुरी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा LNP। अब LN डिस्टेंस निकालिए, LN डिस्टेंस निकालिए तो कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो LN का डिस्टेंस आ जाएगा √5 - 2 √3 का स्क्वायर प्लस 10 - 6 4 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स आ रहा है LN। अब PN निकालिए, पूरी से नासिक का डिस्टेंस PN, ये कितना आ जाएगा √8 - 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 6। अब ऐसे LP निकालिए, लखनऊ से पुरी का डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा √5 - 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जा रहा है 5। ये भी 5 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट और एक साइड अलग है। तो इसका मतलब क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा तभी ना ऐसा होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल हमें पूछा था इस क्वेश्चन में, तो हम लोग आंसर कितना होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस के 2 साइड्स बराबर होते हैं, एक साइड डिफरेंट होता है। अब फाइंड अ प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे कोई पॉइंट है 0, y होगा, x एक्सिस 0 होगा, अगर y एक्सिस पे है पॉइंट, ये इक्विडिस्टेंस है पॉइंट L एंड P। लखनऊ पुरी से इक्विडिस्टेंस है, लखनऊ कितना है 5,10 और पुरी का कितना है 8,6। 5,10 और 8,6 से ये इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा, ये होगा लखनऊ, ये होगा पुरी। लखनऊ 5,10 और पूरी हमें गिवन है 8,6, ठीक है। ये पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब बराबर होगा इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ से यहाँ का लखनऊ से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 - 0 5 का स्क्वायर प्लस 10 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √8 - 0 8 का स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा। तो 25, इसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, क्या आएगा 25 प्लस 100 प्लस y स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 64 प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। इतना आ गया। 64 प्लस 36 कितना होता है 100 होता है, इससे ये 100 कट गया, ठीक है। बचा कितना 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 20y। तो देखिए y स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या -12y माइनस 20y इज इक्वल टू 25। तो 20 उधर ले जाइए, तो क्या आएगा 25 इज इक्वल टू -12y प्लस 20y, तो कितना 8y आ जाएगा। तो y हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, y हमारा आ रहा है 25/8। तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है 0,25/8, ये पॉइंट हमारा आ गया, समझ गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, आखिरकार हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है केस स्टडी 3, जहां पर लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ द ऋषिकेश इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द ब्रिज, उत्तराखंड गए हैं आप लोग? नहीं गए हैं, मैं भी नहीं गया। अरे क्या बोलूं यार, जाना था, गए नहीं। द ब्रिज कनेक्ट्स द विलेजेस ऑफ Tapovan to Jonk. Tapovan is in Tehri, Garhwal district on the west bank of the river, while Jonk is in Pauri, Garhwal district on the east bank. Lakshman Jhula is a pedestrian bridge also used by the motorbikes. It is a landmark of Rishikesh. ये है लक्ष्मण झूला, दिख रहा है आपको, ठीक है। A group of class 10 students visited Rishikesh in Uttarakhand. क्लास 10 के बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। They observed from a point P on the river bridge
that the angles of depression of the opposite banks of the river are 60 degree and 30 degree respectively. The height of the bridge is about 18 meters from the river. पहली बात हमें ये दिया हुआ है हम लोगों को डायग्राम। तो डायग्राम में पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले हमको डिस्टेंस पी ए पूछ रहा है, पी ए है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, पी ए सी। डार्क इमेज आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं ट्रायंगल बना देता हूं। अब देखिए ये 60 है, ये वाला 60 था, तो ये वाला 60 होगा। और पीसी जो है वो हाइट ऑफ ब्रिज है 18 हमको ये गिवन है भाई साहब, ये हमको पहले ही से गिवन है, 18 मीटर हमको गिवन है। ये बड़ा अच्छा काम किया इसमें, 18 मीटर गिवन है। हमको निकालना है पी ए, ये वाला लेंथ। तो साइन 60 कितना होता है, 18/h हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 18/h। तो कितना हो जाएगा 36/√3, तो 12√3, h आ गया हमारा 12√3। तो हमारा पी ए का लेंथ कितना आ गया 12√3, पी ए का लेंथ कितना आ गया 12√3, 12√3 मीटर पी ए का लेंथ हमारा आ गया। ठीक है, कैसे गया, तो हमने ट्रायंगल बना लिया, एंगल मेथड से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर उसको बना दिया। अगला क्वेश्चन है पीबी डिस्टेंस फाउंड करना। पीबी कौन सा डिस्टेंस है भाई, पीबी डिस्टेंस है हमारा ये वाला, यहां से यहां लेंथ। तो अब इसको क्या करता हूं मैं कि पीबी को ऐसे बना लेता हूं। अब देखिए ये वाला, ये देखिए पी सी बी एक ट्रायंगल है यहां पर इधर की साइड, ठीक है। तो पीसीबी में ये बी है, पीसीबी में हम लोग को वो 30 दिया हुआ था, ये वाला 30 था, तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इतना पैरेलल्स है। पीसी का लेंथ तो 18 है ही हम लोग को पहले से गिवन, 18 मीटर हाइट ऑफ ब्रिज। हम लोग को निकालना है अगली बार पीबी का लेंथ। तो पीबी कैसे निकालेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, साइन 30 इज इक्वल टू होता है ना p/h, वही लगा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। साइन 30 इज इक्वल टू 18/pb। तो पीबी का लेंथ कितना आ गया 36 मीटर, पीबी का लेंथ कितना आ गया 36 मीटर, 36 मीटर। हमारा पीबी का लेंथ कितना आ गया 36 मीटर। ठीक है, बढ़िया, नजरें यहीं रखनी है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो फाइंड पीबी हमारा आ गया। अब अगला ए बी विथ निकालना है, रिवर का विथ निकालना है भाई साहब। तो इसमें हमको AC प्लस BC निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग विथ निकलेगा। तो AC और BC निकालने के लिए वही मेथड यूज करो। PA हमको पता है और ये 60 डिग्री है, देखो यहाँ पे PA पता था 60 डिग्री है, तो AC कितना आएगा PA cos 60, तो 12√3 cos 60, PA cos 60 कितना होता है PA/2, तो 12√3/2 कितना होता है 6√3। AC का लेंथ कितना आ गया 6√3। ठीक है, अब BC देखिए, PB का लेंथ कितना हमारा आ गया 36 मीटर, cos 30 कितना होता है √3/2, तो हमारा 36 cos 30 आ गया BC का लेंथ। ठीक, BC का लेंथ कितना आ जाएगा यहाँ से 18√3, 36 इंटू √3/2 कितना होता है 18√3, 18√3 प्लस 6√3 कितना होता है AC प्लस BC 18√3 प्लस 6√3 इज इक्वल टू 24√3 हमारा विथ आ जाएगा। 24√3 विल बी द विथ ऑफ द रिवर। ठीक है, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB हमने निकाल लिया एंगल मेथड से, नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल एंगल जो हमारा ट्रिगो मेथड है। अब BQ हाइट निकालना है। अगर एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम P टू Q जो है, P टू Q हमें एंगल जो एलिवेशन है अगर 30 डिग्री गिवन है, तो हाइट ऑफ BQ निकालो। BQ जो हाइट है हमारा ये वाला हाइट। तो अब देखिए एक चीज आप देखिए कि PC इज इक्वल टू BR, PC इज इक्वल टू BR है 18 मीटर, क्यों है भाई पैरेलल्स हैं तो एक डिस्टेंस पर हैं, बराबर है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो PC हमारा BR के बराबर आ गया 18। अब निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना है QR का लेंथ। तो QR का अगर लेंथ निकाल लिया तो इसका हाइट का लेंथ निकल ही जाएगा, पक्का निकल जाएगा। तो QR का लेंथ कैसे निकालेंगे, QR का लेंथ निकालने के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा तिग्रम। ठीक है, तो ये देखिए BC का लेंथ कितना है, BC का लेंथ कितना निकाला था हमने, BC का हमने लेंथ निकाला था यहां से आपको 18√3। ठीक है, BC का अगर लेंथ 18√3 आया है यहां पर, चलने BC का लेंथ 18√3 आया है। और इस ट्रायंगल में अगर बात करें, इस ट्रायंगल में BC इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू PR,
ठीक, BC इज इक्वल टू PR आया। उसके बाद देखिए BC अगर PR के बराबर आ गया तो QR और इसका tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा, QR अपॉन PR। तो tan 30 हमारा हो जाएगा QR अपॉन PR, और PR किसके बराबर है, PR है हमारा BC के बराबर। BC कितना है 18√3, और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। 1/√3 इंटू 18√3 कितना हो जाएगा बताइए, 18 हो जाएगा। तो हमारा QR का वैल्यू कितना आ जाएगा, QR का वैल्यू हो जाएगा 18। QR का वैल्यू 18 आया, और हाइट ऑफ BQ निकालना है, और हमको पता है पहले से कि BR का वैल्यू हम लोग के बराबर PC था, तो वो भी 18 ही आ रहा था। तो हम लोग का ये 18 + 18 कितना हो जाएगा 36। तो 36 मीटर हम लोग का BQ का हाइट भी हम लोग का 36 मीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है, ओके, हो गया हमारा क्वेश्चन सारे सॉल्व। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ख़ास करके उन लोगों के साथ जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं CBSE बोर्ड का। तो थैंक यू।